ओए व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। चलिए आज शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है यानी आज का जो क्लास है वो कल जो आपको मैंने वीडियो बनाया था उसके आगे का है। आपको मैंने कहा था कि आज जो हम आपको पढ़ाएंगे या वीडियोस बनाएंगे वो आप पर क्या नाम है बनाएंगे कि आवेश के आधार पर वस्तुएं कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो इसी की बात करते हैं कि आवेश के आधार पर यानी विद्युत धारा के आधार आवेश के आधार पर इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर कितने टाइप की वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पे हमारे इस सिलेबस में आवेश के आधार पर दो टाइप की वस्तुओं की बात किया गया है आपके खास करके सिलेबस में। पहला आपका है चालक होता है जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, दूसरा आपका होता है विद्युत रोधी जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि दोनों क्या हैं। बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है कि जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो है चालक की। किसकी बात करते हैं हम? चालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं। देखिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर की हम बात करते हैं तो कंडक्टर हमारा क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से होता है। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही ईज़िली और आसानी से हो सकता है, वे चालक कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं धातुएं। धातुएं का मतलब है जैसे कि हम मेटल की बात, इसकी आयरन की बात करते हैं तो आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल में विद्युत अपघट्य हो गया। आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसी पार्ट यानी आपके फिजिक्स में आपको बताया जाएगा कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। मानव हो गया, मानव के शरीर में भी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जंतु शरीर, जितने भी जंतु शरीर हैं उनमें भी आवेश का प्रवाह हो सकता है। और यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो ये सारे चीज़ें हमारे क्या हैं ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आवेश हैं, यानी आवेशित वस्तु ये कह सकते हैं आप, एक चालक है। क्या है? ये चालक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ तो आपको ये बता दें कि लोहे या जितने भी अभी एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है ये सारी चीज़ें चालक क्यों हैं? चालक इसलिए होती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह सिर्फ उसी में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। फ्री का मतलब स्वतंत्र होगा। अगर किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है तो उसमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश को प्रवाहित करना या ना करना ये किस पे डिपेंड करता है? ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि उस किसी भी वस्तु में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो वस्तु उतनी ही ज़्यादा अधिक चालक कहलाती है। जैसे कि आप जानते हैं चालक की सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं सिल्वर होता है, चांदी जिसको आप कहते हैं। चांदी क्या होती है? चांदी एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें आवेश का प्रवाह बहुत ईजिली तरीके से हो सकता है। उसके बाद एल्युमिनियम आपका आता है, उसके बाद आपके एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले हम चांदी की बात करते हैं। चांदी में ऐसा क्यों होता है कि उसमें आवेश का प्रवाह बहुत ईजिली तरीके से होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांदी में क्या होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज़्यादा। स्वतंत्र का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज़्यादा, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ले जाने का काम करते हैं, इसीलिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इनको कहा जाता है। अब देखिए दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या होता है, इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर होता है। अब देखिए इंसुलेटर क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत रोधी। क्या कहते हैं इसको? हम इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होता है? इसकी विद्युत रोधी की हम बात करते हैं। देखिए विद्युत रोधी की हम जब बात करते हैं तो विद्युत रोधी क्या होता है? विद्युत रोधी वे आवेश होते हैं
विद्युत रोधी वे वस्तुएं होती हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता। यानी अगर हम बात करते हैं विद्युत रोधी की, तो विद्युत रोधी क्या होते हैं? विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता या नहीं हो सकता है या नहीं हो पाता। वे वस्तुएं हमारी विद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे कांच की हम बात करते हैं, कांच में कोई आवेश नहीं होता, अर्थात कांच को अगर हम आवेश कांच में प्रवाहित करना स्टार्ट करते हैं तो कांच में हम आवेश को नहीं प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद रबड़ की बात करते हैं, रबड़ भी हमारी वही चीज़ होती है, रबड़ में भी हम आवेश का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक की बात करते हैं, तो प्लास्टिक में भी यही चीज़ होता है, प्लास्टिक भी विद्युत क्या होता है? रोधी होता है, अचालक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल में कागज़ के, रेशम के, ऊन के, सूखे बाल के, ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं क्या होती हैं? विद्युत रोधी पदार्थ होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत रोधी पदार्थ होती हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है उसको हम परावैद्युत भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है इसे हम परावैद्युत भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक, तो यहीं आपको मैं बता देता हूँ कि उन्हीं को कहा जाता है। अब इसमें कुछ नोट्स हैं आपके विद्युत रोधी के रिलेटेड में, यानी विद्युत रोधी के संबंधित में कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को आप लिख लीजिएगा। नोट नंबर पहला, किसी विद्युत रोधी पदार्थ के किसी भाग को दिया गया संपूर्ण आवेश, अगर हम कोई विद्युत रोधी लेते हैं, उस विद्युत रोधी में किसी एक स्थान पर हम संपूर्ण आवेश दे देते हैं, तो उस भाग में ही सीमित रहता है, अर्थात इनमें आवेश बद्ध होता है, मुक्त नहीं। अभी आप इसके पहले आपको जस्ट मैंने बताया है कि कोई भी वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, चाहे वो विद्युत रोधी हो, यानी चाहे वो विद्युत रोधी हो या आप चालक कह सकते हैं, यानी चालक। दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसमें आवेश का प्रवाह ईजिली और आसानी तरीके से हो सकता है। बट हमारे जो इंसुलेटर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, बॉन्ड बना करके रहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए आपसे यहाँ पे नोट्स में कहा गया है कि अगर कोई एक विद्युत रोधी पदार्थ है, उस विद्युत रोधी पदार्थ में किसी एक बिंदु पर संपूर्ण आवेश दे दिया जाएगा, तो संपूर्ण आवेश उसी एक बिंदु पर ही स्थित रहेगा, बद्ध रहेगा। वो स्वतंत्र नहीं होते इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, मान के चलो आपने एक प्लास्टिक की चेयर ले लिया या प्लास्टिक की पेन ले लिया। प्लास्टिक के पेन में किसी एक पॉइंट पर आपने आवेश दे दिया। किसी एक पॉइंट पर जैसे ही आप आवेश देंगे, उसी एक पॉइंट पर आवेश हमेशा बना रहेगा, यानी जब तक आप आवेश देंगे आवेश आगे नहीं जाएगा। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न बेसिक सा इसका रीज़न बेसिकली सिर्फ इतना है कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए ये आवेश को नहीं ले जाता। नोट्स नंबर दूसरे में क्या है? नोट नंबर दूसरा हमारा ये कहता है, विद्युत रोधी पदार्थ में आवेश उनके भीतर अथवा पृष्ठ पर कभी भी रह सकते हैं। पृष्ठ पर कहीं भी, कभी नहीं, कहीं भी रह सकते हैं। सुनिए फिर से, विद्युत रोधी पदार्थ में, अगर एक विद्युत रोधी पदार्थ है उसमें आप आवेश देते हैं, क्या देते हैं? उसमें आप आवेश देते हैं, तो उनके भीतर अथवा पृष्ठ पर कहीं भी रह सकता है। नोट करने वाली बात है। अगर एक विद्युत रोधी पदार्थ लेते हैं, उनमें हम आवेश देते हैं, तो उनमें आवेश क्या होता है? उनमें आवेश उस पृष्ठ के अंदर हो सकता है या पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में ऐसी चीज़ें नहीं होती। बात समझ में आई? कंडक्टर में ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, चलिए ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि आवेश के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपका है चालक और दूसरा आपका है विद्युत रोधी। ठीक है, एक और आता है जिसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं।
लेकिन अर्धचालक अभी आपके सिलेबस में यहाँ इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए आपको यहाँ नहीं बताया गया है। आगे जब आप जाएंगे तो आगे आप में को पढ़ाया जाएगा सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो भी आपको बताया जाएगा, तो उसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, अभी यही दोनों पढ़ने हैं। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलिए हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण, देखिए स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या है। स्थिर वैद्युत प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हम बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, स्टैटिक इंडक्शन। देखिए इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है या एक प्रकार की घटना होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको समझने के लिए आप देखिए क्या करिए, सबसे पहले आपने क्या किया, हम दो फिगर बना रहे हैं, दोनों फिगर को हम आपको बना करके बता रहे हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक वस्तु ले ली, क्या ले ली, एक वस्तु ले ली है। यह वस्तु न्यूट्रल है। न्यूट्रल में हमने आपको बताया उदासीन वस्तुएं क्या होती हैं। उदासीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें आवेश हमेशा इक्वल रहता है, यानी जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश होता है, इसलिए वे वस्तुएं हमारी क्या होती है, न्यूट्रल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लिया है। क्या ले लिया है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लिया है, उदासीन वस्तु ले ली है। कौन सी, उदासीन। अब देखिए हमने आपसे कहा कि उदासीन वस्तुएं, न्यूट्रल वस्तुएं क्या होती हैं, एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें प्लस आवेश और माइनस आवेश हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल का मतलब मान के चलो यहाँ प्लस आवेश, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस आवेश, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आवेश, यहाँ प्लस आवेश, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आवेश, यहाँ माइनस, यानी इक्वली ये होता है। अब ये प्लस ये माइनस को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ये इसको कर देगा, तो इसलिए ये पूरा न्यूट्रल होता है। अब इसी ऑब्जेक्ट पर हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, एक आवेशित वस्तु को लेके आते हैं। ठीक है, इस वस्तु के सामने अब देखिए ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति इसकी क्या है, दूसरी स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि दूसरी स्थिति में हमने क्या किया है, दूसरी स्थिति में हम यहाँ पर इसी वस्तु को लेके आते हैं। ये आवेशित वस्तु है। कौन सी वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। ठीक है, कौन सी, आवेशित वस्तु है। ठीक है, अब ये प्लस आवेश है, इस पर हमने प्लस आवेश किया है, और जैसे इस आवेशित वस्तु को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, ये चूँकि प्लस आवेश है तो माइनस जो होगा, चूँकि हमने आपको बताया है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों होते हैं बट इक्वली फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो जैसे हम इस आवेशित वस्तु को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, वैसे होता क्या है, तुरंत ये हमारा जो न्यूट्रल पार्ट है इसमें से जो प्लस आवेश होते हैं एक साइड हो जाते हैं और माइनस आवेश एक साइड हो जाते हैं। इस प्रकार के पुनर्आवेश की घटना को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब जैसे इस न्यूट्रल बॉडी को हमने इसके पास लेके आएंगे, ये प्लस आवेश है तो इधर माइनस आवेश हो जाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आवेश हो जाएगा। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। समझिए फिर से, स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, अगर एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक आवेशित वस्तु को लेके आते हैं, तो जैसे आवेशित वस्तु को लेके आएंगे उस न्यूट्रल वस्तु के पास, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का माइनस आवेश एक साइड हो जाता है और प्लस आवेश एक साइड हो जाता है, अर्थात न्यूट्रल वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस प्रकार के आवेश के पुनर्वितरण की घटना को
हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण एक प्रकार की वह घटना है, क्या, स्थिर वैद्युत प्रेरण एक प्रकार की वह घटना है जिसमें निकटवर्ती आवेश वस्तु की उपस्थिति में, जिसमें निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आई क्या? स्थिर वैद्युत प्रेरण एक प्रकार की वह घटना है जिसमें किसी एक आवेशित वस्तु को किसी एक न्यूट्रल बॉडी, उदासीन वस्तु पर के सामने लेके आते हैं। जैसे ही आवेशित वस्तु को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे, न्यूट्रल बॉडी में आवेश की पुनर्वितरण की घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। और स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ही ये वस्तु आवेशित हो जाएगी, क्योंकि जितना प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे के पास में था, अब एक दूसरे के पास में ना हो करके एक और प्लस हो जाएगा और एक और माइनस हो जाएगा। अर्थात अब दोनों चार्ज मिला करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर लेंगे। एक किसका निर्माण करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर लेंगे। इसीलिए ये वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए स्थिर नोट्स में इसमें आप लिख सकते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण में स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ही एक आवेशित वस्तु जो होती है एक उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नोट नंबर 1 में आप लिख सकते हैं, इसमें नोट्स बना करके, कि स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ही एक आवेशित वस्तु जो होती है एक उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। बात अब इसकी करते हैं कि किसी भी वस्तु को कितने मेथड से आवेशित किया जा सकता है, यानी स्थिर वैद्युत आवेश की विधियाँ, स्थिर वैद्युत आवेश की विधियाँ। ठीक है, चलिए इतना नोट्स कर लिया आप लोगों ने। इसको आप ये फिगर आप बना लीजिए, ये स्थिर वैद्युत में ही है फिगर। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है स्थिर वैद्युत आवेश की विधियाँ। ठीक है, स्थिर वैद्युत आवेश की विधियाँ। देखिए स्थिर वैद्युत आवेश की विधियाँ का मतलब ये है कि मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, किसकी? मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स किसकी? चार्जिंग की। यानी किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हो। ठीक है, किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हो। 3 प्रकार से वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? आवेशित करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से वस्तुओं को हम आवेशित करते हैं। कैसे 3 प्रकार से वस्तुओं को आवेशित करते हैं? कौन कौन से वो प्रकार हैं? पहला जो हमारा है, पहला जो प्रकार है किसी वस्तु को आवेशित करने का, ये हमारा है घर्षण द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। ठीक है, बाय द फ्रिक्शन। किसके द्वारा वस्तु को आवेशित कर देते हैं? बाय द फ्रिक्शन। चलिए उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरी विधियां जो है वो चालन द्वारा है। किसके द्वारा? बी हमारी क्या है? चालन द्वारा। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसके? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा।
तीसरी जो हमारी विधियाँ हैं, तीसरी कौन सी हमारी विधियाँ हैं? प्रेरण द्वारा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी आपको प्रेरण जस्ट पढ़ा के आए हैं, प्रेरण द्वारा, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलिए तीनों को समझते हैं कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए ये तीनों प्रकार की विधियों का हम यूज़ या इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। यानी हमारे लाइफ में जब किसी भी वस्तु को आवेशित करना होता है तो या तो हम घर्षण द्वारा उस वस्तु को आवेशित करते हैं, या तो चालन द्वारा उस वस्तु को आवेशित करते हैं, या तो प्रेरण द्वारा उस वस्तु को आवेशित करते हैं। अब हम इन तीनों को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों के द्वारा किस प्रकार से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर देते हैं। देखिए सबसे पहली हमारी जो विधि है हम उसकी बात करते हैं, इसके घर्षण द्वारा वस्तु को कैसे हम क्या कर सकते हैं, आवेशित करते हैं। घर्षण द्वारा समझने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले हमने बता दिया कि आप दो चीज़ें, एक आप ले लीजिए क्या, रगड़ने से पहले यानी घर्षण करने से पहले क्या है, आप एक कांच ले लीजिए, कांच की छड़ ले लीजिए। उसके बाद आप एक रेशम का टुकड़ा ले लीजिए। क्या ले लिए? रेशम का टुकड़ा। अब अभी आपने रगड़ा नहीं, यानी अभी आपने घर्षण एक दूसरे पर नहीं किया है। जब आपने एक दूसरे पर घर्षण नहीं किया है तब इनमें कोई आवेश नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम इसी कांच पर क्या करते हैं और इसी रेशम के टुकड़े से रगड़ देते हैं। तो जैसे इस कांच पर इस रेशम के टुकड़े से रगड़ेंगे, इस कांच पर प्लस आवेश और इस रेशम के टुकड़े पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही तो मैंने बताया है कि सबसे यूनानी एक थे साहब थे, दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले यही खोजा कि किसी भी यानी वस्तु को अंबर की क्षण वगैरह एग्जाम्पल लेकर बताया गया था। तो किसी भी वस्तु को रगड़ने से भी उसमें आवेश क्या कर सकते हैं, आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो बाय द फ्रिक्शन आपका हो गया घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा क्या होता है, देखिए निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति घर्षण द्वारा देखिए क्या होता है, हमने दो वस्तु लिया है, एक वस्तु ए और एक वस्तु बी। यानी जब दो वस्तुएं ए व बी को परस्पर रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं ए व बी को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु ए इलेक्ट्रॉन में कुछ यानी एक वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन कुछ निकलकर दूसरी वस्तु बी में चले जाते हैं। जब ए वस्तु बी वस्तु से रगड़ी जाती है तो ए वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बी वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और जैसे ए वस्तु में से निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन बी में चले जाते हैं, वैसे ही दोनों वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर प्लस चार्ज आता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस चार्ज आता है। इतनी बात समझ में आ गई। बाय द फ्रिक्शन, इस प्रकार से फ्रिक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, यानी नोट्स में आप इस देख लीजिए। सबसे पहले नोट्स में आप देखिए क्या है कि नंबर 1, यह विधि कौन सी, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की जो विधि की बात कर रहा है, यह विधि विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, चालन के लिए नहीं। चालन को सोचो, आप रगड़ करके आप उसमें आवेश उत्पन्न कर दो, तो चालन वस्तुओं को, कंडक्टर को अगर आप रगड़ कर आवेशित करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। ये विधि सिर्फ किस में कर सकते हैं, ये विधि सिर्फ विद्युत रोधी पदार्थों में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कांच को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच क्या है, विद्युत रोधी है। फिर मैंने आपको कहा था कंघा या प्लास्टिक की पेन, कंघा प्लास्टिक की पेन क्या है, विद्युत रोधी है। तो ये विधियाँ सिर्फ किस में अप्लाई की जाती हैं, जो विद्युत रोधी वस्तुएं होती हैं। नोट्स नंबर 2 में क्या है, इस विधि में दोनों वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है परंतु उन पर आवेश की प्रकृति विपरीत होती है। जाहिर सी बात है
कि जब हम दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो कुछ आवेश पहली वस्तु में उत्पन्न होगा और कुछ आवेश दूसरी वस्तु में उत्पन्न होगा, और दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। यानी एक आप पॉजिटिव वस्तु होगी तो दूसरी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल में आपको बता दें, जैसे कि कौन कौन से हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ कि कोई भी व्यक्ति जब स्वेटर अथवा पॉलिस्टर की कमीज़ उतारता है तो उसमें चट-चट करने की आवाज़ आती है। चट-चट करने की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जैसे उतारता है आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ते जैसे जैसे एक दूसरे से रगड़ना शुरू करेंगे उसमें आवाज़ या चिंगारी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बादलों में गर्जन के समय जो आप दिखाई देता है लाइट, वो भी क्या होता है, बाय द फ्रिक्शन होता है। क्योंकि एक बादल दूसरे बादल से जब टकराते हैं तो टकराने के बाद उनमें चिंगारी उत्पन्न होती है, आवाज़ होती है, वही चिंगारी और आवाज़ आपको सुनाई देती है। फिर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कागज़ की लंबी पतली पट्टियों को टेलीविज़न के पर्दे पर जब आप लेके जाते हैं तो जैसे ही पर्दे पर लेके जाते हैं पट्टियों को पर्दा क्या करता है, आवेशित करना शुरू कर देता है। टेलीविज़न टीवी का जो पर्दा होता है, स्क्रीन है, उस पर कागज़ की हल्की सी पट्टी लेकर जाइए आप तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन के द्वारा होता है। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं, बाय द चालन द्वारा, जिसके चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझने के लिए आप दोनों फिगर की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, ये हमने एक क्षण लिया है और ये अचालक क्षण। कौन सा है? अचालक। ये एक अचालक क्षण है। इस पर हमने क्या ले लिया है, एक वस्तु ले लिया है जिस पर अभी हमने कोई भी आवेश नहीं दिया है। अब इसी के दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, इसी के दूसरे पोर्शन की हम बात करते हैं। ये अचालक क्षण है। कौन सा है? ये भी आपका अचालक क्षण है। देखिए समझिए ध्यान से, ये आपका अचालक क्षण है। यहाँ तक ये आपकी क्या है, कोई मेटल है, ये भी अचालक क्षण है, यहाँ पे कोई मेटल है। अब हमने क्या कर दिया, एक आवेशित वस्तु को इसके पास लेके आएंगे, यानी टच करा देंगे। क्या कर देंगे? टच कराएंगे। जैसे आवेशित वस्तु को इसको दोनों को एक दूसरे के टच कराएंगे वैसे ये भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। क्या होता है? आवेशित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक खंभा है, उस खंभे में तार है, तार में लाइट जा रही है, तो उस तार पर अगर दूसरा तार लगा देंगे तो जो दूसरा तार लगाएंगे वो भी, उसमें भी क्या होगा, धारा प्रवाहित हो जाएगा, वो भी आवेशित हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। समझिए इसमें, जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से संपर्क कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है तथा इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। इस प्रकार चालक आवेशित हो जाता है। बात समझ में आई? जब किसी चालक वस्तु को किसी अचालक वस्तु से संपर्क में लेके आते हैं, यानी कोई चालक वस्तु है, उस चालक वस्तु को किसी अचालक वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं, तो जैसे ही उसको हम संपर्क में लेके आएंगे वैसे ही क्या होता है, वस्तु क्या हो जाएगी, जो अचालक वस्तु होती है वो भी चालक हो जाएगी। यानी जो आवेशित वस्तु है वो भी क्या हो जाएगी, जो अनावेशित है तो वो भी आवेशित हो जाएगी। ध्यान से समझिए, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से संपर्क में ला देते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं, तो जैसे ही आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेके आएंगे तो जो अनावेशित होती है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट होंगे, वो भी चार्ज हो जाएंगे जब वो चार्ज ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएंगे।
इस प्रकार की घटना को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स आप डालिए। इस विधि द्वारा केवल चालक को आवेशित किया जा सकता है, विद्युत रोधी को नहीं। ठीक है, यानी यह विधि चालन द्वारा जो विधियां होती हैं, इस विधि से सिर्फ हम कंडक्टर को ही आवेशित कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? कंडक्टर को ही आवेशित कर सकते हैं, ना कि विद्युत रोधी को। प्लास्टिक में अगर आप टच कराएंगे तो प्लास्टिक जहाँ तक टच करेगी वहीं तक आवेश रहेगा, उसके आगे आवेश नहीं बढ़ सकता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना। नोट्स नंबर सेकंड में चालक पर आवेश की प्रकृति वही होती है जो आवेशित क्षण पर। बहुत अच्छी बात। रगड़ने में ऐसा नहीं था, रगड़ने में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाता था। यहाँ पे क्या है, अगर ये नेगेटिव है तो इसके संपर्क में अगर आपने इसको ला कर किया है तो ये भी नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? दूसरा नोट्स आपका ये कहता है। नेक्स्ट आपका है प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? बाय द प्रेरण द्वारा, कंडक्शन बाय द कंडक्शन द्वारा। देखिए क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कंडक्शन यही प्रोसेस होता है, यही विधि होती है। बस दोनों में होता क्या है, इसको यानी ये जो हमने आवेशित किया है, यानी एक दूसरे के संपर्क में लेके आए हैं, इनको संपर्क में ना ला करके हम क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं, ना कि संपर्क, ना कि स्पर्श कराते हैं। बात समझ में आई? संपर्क यानी स्पर्श नहीं कराते, एक दूसरे के पास में लेके आते हैं। तीसरी विधि को समझने के लिए फिगर देखिए। एक अचालक स्टैंड है, उस पर हमने एक न्यूट्रल गोला रख दिया है। क्या लग दिया है? धातु का गोला है, न्यूट्रल गोला है। अभी ये न्यूट्रल है, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को, दूसरी स्थिति में देखिए, एक आवेशित वस्तु को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं। जैसे इस आवेशित वस्तु को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो जो न्यूट्रल बॉडी होती है उनमें जो नेगेटिव साइन होता है, चूँकि आवेशित वस्तु पॉजिटिव है इसलिए इधर आ जाता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइन होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, यानी आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। इसके कारण ये भी एक इन दोनों आवेशों के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही एक यहाँ पे आवेशित हो जाता है, यानी ये वस्तु आवेशित हो जाती है। समझिए इसको प्रेरण द्वारा। इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। यह विधि प्रेरण कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? प्रेरण द्वारा आपको समझ में आ गया। प्रेरण द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित किया जा सकता है। हमने आपको बताया कि प्रेरण द्वारा अगर एक वस्तु पॉजिटिव है, एक यहाँ पे एक हमने गोला लिया है धातु का, वो अनावेशित है, ये न्यूट्रल बॉडी है, उसके संपर्क में हमने एक पॉजिटिव चार्ज जैसे लेके आएंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, सिर्फ उसके नज़दीक लेके जाएंगे। वैसे जो ये गोला होता है, इनमें चूँकि न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल में हमने आपको बताया है आवेश समान होते हैं, तो जो माइनस आवेश होता है एक साइड आ जाएगा और जो प्लस आवेश होता है दूसरे साइड चला जाएगा। इस प्रकार से ये भी वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। चलिए एक चीज़ और हम आपको यहाँ समझा देते हैं। इस विधि का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? इस विधि की जब बात करेंगे तो अभी आपको हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर का नाम है संधारित्र, कैपेसिटर। हम जब संधारित्र आपको पढ़ाएंगे तो उस संधारित्र में आपको हम बताएंगे कि दो प्लेटें लेते हैं, एक पर हम प्लस आवेश देते हैं तो दूसरे पर ऑटोमेटिक क्या होता है, माइनस आवेश आ जाता है। दूसरे पर माइनस प्लस दोनों आते हैं, बट वो दूसरी प्लेट को अर्थ के संपर्क में रखते हैं, इसलिए अर्थ चूँकि नेगेटिव होता है इसलिए वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है और सिर्फ नेगेटिव ही रह जाता है। तो ये विधियाँ वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तो यहाँ भी कर लिए हैं, लेकिन जो इसका यूज़ है वहाँ आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ तो वैद्युत आवेश की हम बात करते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और वैद्युत आवेश की कुछ
रिलेशन होते हैं ये आप समझ लीजिए। चलिए देखिए, वैद्युत आवेश के डेफिनीशन को कैसे डिफाइन करते हैं और वैद्युत आवेश के जो फॉर्मूले हैं या उसका जो मात्रक है उसको कैसे निकालते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझिए, वैद्युत आवेश SI, जैसे आवेश Q बराबर आप लिखते हैं IT। Q बराबर क्या लिखते हैं? IT। I का मतलब वैद्युत धारा, T मतलब समय होता है। ठीक है, इस पर कुछ वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। वैद्युत आवेश की हम बात करते हैं Q बराबर IT। Q बराबर IT हमारा क्या है? देखिए, सबसे पहले इसमें नोट्स की हम बात करते हैं। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। वैद्युत आवेश धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और जो धनात्मक ऋणात्मक होता है वो ऑटोमेटिक शून्य होता है। चलिए, पहली चीज़ इसमें है वैद्युत आवेश। नोट्स में आप लिख सकते हैं, आप 1-2 पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि SI प्रणाली में वैद्युत धारा को मूल राशि अथवा आवेश को व्युत्पन्न माना गया है। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे, आप यही डाल करके वैद्युत आवेश में ही आप लिखेंगे कि SI प्रणाली में वैद्युत धारा को, जो वैद्युत धारा है I है, को मूल राशि माना गया है तथा आवेश को व्युत्पन्न राशि माना गया है। क्यों? क्योंकि Q बराबर IT, I से ही उत्पन्न हुआ है Q, इसलिए इसको व्युत्पन्न राशि माना गया है। आगे देखिए, दूसरे पॉइंट में वैद्युत धारा A की बीमा जो होती है A होती है, यानी इसकी बीमा की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में बीमा की बात करते हैं तो आप जानते हैं Q बराबर IT होता है, I की बीमा A होती है, T की बीमा T होती है समय, तो इसकी बीमा क्या होती है? AT हो सकती है। अगर इसको ML के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं M पे पावर 0, L पे पावर 0, A और T। ठीक है, क्योंकि M कोई है नहीं तो उस पर 0 हो जाएगा, L पे पावर 0, A T। ये आपका क्या है? वैद्युत आवेश का बीमा है। इसका मात्रक बात करते हैं। वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। ये आपको ज़्यादा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ध्यान से, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की हम बात करते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, कितना आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन पर। किस पर? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? इतना ही आवेश होता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगता आगे। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। किस पर होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है। अब एक कूलाम आवेश बराबर, इसकी हम बात करते हैं, दोनों आवेश की हम बात करते हैं, प्लस माइनस छोड़ देते हैं। एक कूलाम आवेश बराबर, एक कूलाम आवेश क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ही तो आवेश लेंगे, प्रोटॉन तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु चार्ज होती है, यानी कोई वस्तु आवेशित होगी तो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। इसलिए एक कूलाम आवेश बराबर जब आप यहाँ से निकालेंगे तो एक कूलाम आवेश बराबर क्या होगा? 1/1 है 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आगे लिखेंगे क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, चलिए अब 1/, यानी 1/1.6 × 10⁻19 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश।
यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ये चीज़ें आपको जो लिखी गई हैं ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको नोट करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक कूलाम आवेश बराबर यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻−19 का डिवाइड कर लोगे 1 में, और डिवाइड करने के बाद जो सॉल्व करोगे वही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम आपको बताएंगे आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज़, आवेश के कुछ गुण आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आवेश की क्वांटीकरण क्या होती है वो बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कूलाम के नियम की बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका, इसमें 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो भी वीडियो में बताया जाता है उसको आप बुक खोल करके आप बैठा करो और उसी से आप उसको देखा करो, ठीक है। चलिए।